स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमआर कोचिंग सेंटर पे। आज पुनः उपस्थित हैं दोस्तों हम जो हमारी इस समय श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं उसके हिसाब से जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, जो हम लगातार 3 दिनों से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आंसर भी हम बता रहे हैं आपको। तो आज उपस्थित हैं हम प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर के। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने उन्हीं पैटर्न को फॉलो किया है जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग फॉलो करता आ रहा है। हमने उन्हीं 6 इकाइयों से प्रश्नों को संकलित किया है और उसी रेशियो में करने का प्रयास किया है जिसको उच्चतर शिक्षा आयोग करता आ रहा है। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 30 प्रश्न है, देर लगना स्वाभाविक है, तो इसको लेकर के आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 23 जनवरी 2020 को मनाई गई, उनकी कौन सी जयंती थी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा आयोग में रही है, तो हमने उसको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कटक उड़ीसा जो है, उड़ीसा का पार्ट है, 1897 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म। और इनके बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इन्होंने दिल्ली चलो और गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, बहुत सारे स्लोगन्स दिए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। और इनका जो है 123वीं जो जयंती मनाई गई, इससे सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि भारत के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार इस बार पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन की एक रिनाउंड प्लेयर है, जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल भी दिया था ओलंपिक में, और भी बहुत सारे उन्होंने पदक वर्ल्ड लेवल पर जीते हैं। तो इसका बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, 2019 दिसंबर के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक, इस तरह के प्रश्न भी आयोग ने पूछ रखे हैं। सूचकांक से संबंधित कई प्रश्न आते रहे आयोग में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात की जाती है, यह रिलीज की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की जाती है दोस्तों, जो कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन स्तर को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अनुसार भारत का जो स्थान है वह वर्तमान में 129वां है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आयोग के जो ग्रेट पर्सनालिटी को कवर करते हुए हमने बनाया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज 2019 किसे प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। मैंने कल भी बताया था कि समय को वेस्ट नहीं करने के लिए हम इन 4 ऑप्शन को पढ़ नहीं रहे हैं। आप इसको देखते रहिएगा, आप इसका आकलन करते रहिएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, और इसका जो सही जवाब है वह भारत के लिए गौरव की बात है। अभिजीत बनर्जी इसका सही जवाब है, जो कि इंडियन बॉर्न है, और इससे पहले भी भारत को एक बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ जो विश्व का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत के बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इस संदर्भ में बातें हम आपको भविष्य में करेंगे जब हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो यह अभिजीत बनर्जी, इससे पहले अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था। यहाँ सी सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो 3 बातें दी हुई हैं, अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, दिस ऑल आर राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न भी जो है वह शोध से है, यानी शिक्षा इंस्टीट्यूट से है। निम्नांकित में से किस विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इस जो डेवलपमेंट रिसर्च की बात की जा रही है, इन तीनों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें जो है फिलॉसफिकल जो है, क्रियात्मक है या विवरणात्मक शोध है, इन तीनों उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कह रहा है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। दोस्तों यह प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह होगा डी, क्योंकि इसमें जो होता है विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान एवं क्षमता संबंधी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक विकास को मूल्यांकित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 किसकी अध्यक्षता में
गठित की गई थी। तो यह जो है भारत के रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न जो है वह कंप्यूटर से है और कंप्यूटर में एब्रिविएशन से है LAN। लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे छोटे एरियाज को कनेक्ट करता है, कवर करता है, जैसे कि घर में भी या स्कूल में या बिजनेस सेंटर्स वगैरह में यह कवर करता है, तो इसको हम लैन कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह कंप्यूटर की हिस्ट्री से है। जब एक बार जो है वायरस जो हुआ था लव बग 2000 में, उसका यह प्रश्न है कि विश्व भर में अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लव बग नामक वायरस के शिकार हो गए थे? तो यह 2000 की घटना है दोस्तों, यानी ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से, मैंने बताया था आपसे कि हमने उन सारे 6 सेक्शंस को कवर करने का प्रयास किया है और यह हमारी परंपरा आगे भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समय आते जाएगा, जैसे विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, पाठ्यक्रम में अगर बदलाव नहीं होगा या बदलाव होगा तो उसके अकॉर्डिंगली, या अगर बदलाव नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। इसमें उत्तरोत्तर सुधार की संभावना जो भी होगी उसको किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आपके व्यू बहुत होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते हैं। थोड़ा लाइक करिए तो बूस्टअप होने का अच्छा रहता है, थोड़ा मन करता है कि और मेहनत किया जाए आपके लिए और इसको सुधार किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है 12 प्रश्न वो भी कंप्यूटर से है कि कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों कंपाइलर कंप्यूटर जो है वह जो जितने भी सोर्स कोड होते हैं उनको कन्वर्ट करता है हायर टू, या प्रोग्रामिंग जो हायर टू लोअर की तरफ कन्वर्ट करती है। तो यानी इसका जो सही निम्न स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न जो है वह आयोग की परंपरा, जिसे उन्होंने मोजिला पूछा था, यहाँ पर मैंने रखा है ओपेरा क्या है? ओपेरा भी दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा की तरह और भी वेब ब्राउज़र है, जैसे कि सफारी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो ओपेरा मिनी की बात हमने की है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, तो ओपेरा इज द वेब ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट में हमने पूछा है कि रेड डाटा, दोस्तों यहाँ पे रेड डाटा बुक जो है वह एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका प्रश्न है और यह प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की इसमें सूची सम्मिलित की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह भी आपका एनवायरनमेंट से है और एनवायरनमेंट में हमने पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? ये जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं इसमें यह पूछ रहा है कार्बन जो क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यह क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसके तहत जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डेटिव प्रणाली लागू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी टाइगर को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरह से हाथी परियोजना की जो शुरुआत है वह 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है वह आपका इतिहास से है। हाँ तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? यह भारत के इतिहास की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। ये दोस्तों यह चंदेल वंश के राजाओं ने, जो खजुराहो में चंदेल वंश के राजाओं का राज्य था, जिन्होंने 950 से 1050 ईस्वी में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जो कि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, वह चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि 1887 में जो मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह मुस्लिम अध्यक्ष वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। सॉरी दोस्तों,
क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है यह भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है, जो कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मस्कोवा नदी की को मिल करके यह बनाया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ? दोस्तों, यह जो सम्मेलन है यह भारत के वाराणसी, जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यह वाराणसी में शहर में आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न जो है वह आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम हर एक सेक्शन को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, जो आंकड़े 2011 के अनुसार उपलब्ध हैं उसके अनुसार जो है इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 15 करोड़ 63 लाख वर्तमान में 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या का जो डेटा है, जबकि दूसरा स्थान जो है वह मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का, तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा पंजाब का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है आते रहे हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो सकता है या दिवस से संबंधित प्रश्न हो सकता है, तो यह मनाया जाता है 22 मई को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो रावी नदी के किनारे यह जो है पारित किया गया 31 दिसंबर 1929 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, यह जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दोस्तों, सर्वाधिक समीप तारे की बात की जा रही है, और यह जो है भूगोल का प्रश्न है, जो उसमें जो ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात की जा रही है, जो जिस सेक्शन में उसका प्रश्न है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह सूर्य होगा, क्योंकि ध्रुव तारा और जो अल्फा सेंचुरी या जो सीरियस है यह बहुत दूर है, कई प्रकाश वर्ष दूर है, तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वह सूर्य होगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं आयोग में, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो 2018 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से जो मुंबई का बॉम्बे हाई क्षेत्र के प्रोडक्शन की वजह से महाराष्ट्र इज इन फर्स्ट पोजीशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जबकि 10वीं अनुसूची 52 संविधान अमेंडमेंट के द्वारा, जबकि 1985 के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगर निकाय को जोड़ा गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, कितने साल तक यह कार्य कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वह कह रहा है कि 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक यह बने रह सकते हैं, और इसमें वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह सुनील अरोड़ा हैं, जबकि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे भारत के वह सुकुमार सिंह थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमी से है, और वह कह रहा है कि लेखानुदान क्या है, यानी कि वोट ऑफ अकाउंट क्या है? दोस्तों, जब सरकार नहीं बन पाती है, जब पूर्ण बजट पेश नहीं किया गया होता है, उस समय सरकार के संचालन के लिए जिस मद का आवंटन किया जाता है
उसको बजट पारित लंबित होने के कारण जो निधि आवंटन होती है उसको जो हम कहते हैं लेखानुदान, यानी कि इसका सी सही जवाब है। दोस्तों आज हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया, थोड़ी देर हो गई है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी हमने पूरी कोशिश करी है। आप इसको देखें और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पुनः हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।